हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे इरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी इरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जो हमारी सीटेट की जो सीरीज चल रही है, सीटेट जुलाई 2023 की, सीडीपी की जो सीरीज चल रही है वो 1 मई से शुरू चल रही है और आज 16th यानी 16वीं क्लास है। और इसी यूट्यूब चैनल यानी ए के लर्निंग वर्ल्ड पर ये सीरीज चल रही है। शाम को 8 बजे रोज़ वीडियो अपलोड कर दी जाती है। और अभी तक हमारे जो बाल विकास का सामान्य परिचय वो हो गया है, और विकास व वृद्धि में अंतर है, और विकास के सिद्धांत है, विकास के वातावरण में आनुवंशिकता के सिद्धांत हो गए हैं। उसके अलावा जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये विभिन्न अवस्थाएं हो गई हैं। और जो मुख्य जो सिद्धांत है वो भी बहुत सारे हो गए हैं, जैसे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का, और वाइगोस्की का सिद्धांत, और जीन पियाजे का सिद्धांत, और नोम चोम्स्की का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत हो गए हैं। अब जो सिद्धांत है आज इरिक एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी यानी मनोसामाजिक सिद्धांत है। तो शुरुआत करते हैं। आज इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये एक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन अमेरिकन यानी जर्मनी और अमेरिका से इनका ये रहने वाले वहाँ के थे। और ये क्या थे? एक साइको एनालिस्ट थे, यानी मनोविश्लेषणवादी थे। ये इन्होंने फ्राइड के एम का विस्तार किया, इसलिए इन्हें ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, इन्हें नव फ्राइडवादी भी कहते हैं। इन्होंने जो फ्राइड की जो बेटी है एना फ्राइड, उनके साथ भी, यानी सिगमंड फ्राइड की जो बेटी है एना फ्राइड, उनके साथ भी इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने जो है बाकी जो अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक है वो लगभग किशोरावस्था के बाद तक के जो सिद्धांत देते हैं, लेकिन इन्होंने पूरे जीवन भर का जो सिद्धांत है वो दिया, इसलिए इनके सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो एक कार्य या एक स्थिति एक पीढ़ी के लिए आवश्यक है वो दूसरी पीढ़ी का आवश्यक नहीं है, तो इसे अनुजात सिद्धांत कहते हैं। ये भी इन्होंने बताया। और इन्होंने जो हमारे पूरे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को बताया, यानी 8 अवस्थाओं को बताया, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कौन से थे? जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और ये कब आए थे? तो ये आए थे 1963 में। अब 1963 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब इसके अलावा इन्होंने क्या है, इनकी जो पुस्तक है कौन सी है, कौन सी पुस्तक में इन्होंने सिद्धांत दिया? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में। किसमें? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनको क्या कहते हैं? साइको एनालिस्ट या मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मनोसामाजिकवादी भी कहते हैं, मनोसामाजिकवादी। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? इरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। किसने दिया था? तो ये पहले ये इरिक एरिक्सन ने दिया था। ये पहला वाला पॉइंट यही था। किसने दिया था? ये इरिक एरिक्सन ने। किसने दिया था? इरिक एरिक्सन ने। इनको जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में इनको बहुत जाना जाता है। किसके बारे में? आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में। तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके
आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में इनको बहुत जाना जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट। इन्होंने बताया कि हर एक अवस्थाओं के दो पहलू होते हैं। उन दो अवस्थाओं में अगर व्यक्ति अच्छा पॉजिटिव रूप में निकल जाता है, यानी हर अवस्था का इन्होंने क्या बताया, हर अवस्था के क्या होते हैं, पहले इनके स्टेजेस बता देता हूँ मैं, चलो ये बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि हर अवस्था जो होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर इंसान पॉजिटिव रूप से उसमें अच्छा निकल गया तो उसमें क्या होगी, जीवन जीने की होप पैदा होगी, उनमें अच्छी इच्छा शक्ति जीवित होगी। अगर वो इससे नेगेटिव रूप में निकल गया तो उसमें टेंशन, दुश्चिंता, जो बुरे गुण आएंगे, यानी बुरी जो बातें आएगी वो सारी इसमें आएगी। और इन दोनों में जो है, इसमें है ना क्या होता है, व्यक्ति को द्वंद्व होता है। क्या होता है, द्वंद्व होता है। द्वंद्व को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो क्या होती है, जो ज़िंदगी जो है एक कॉन्फ्लिक्ट फेंकती है, वो हर अवस्था एक कॉन्फ्लिक्ट फेंकती है, यानी एक द्वंद्व फेंकती है। द्वंद्व यानी जो हमने बताया था पहचान का संकट, यानी द्वंद्व यानी एक संकट फेंकती है या एक संघर्ष होता है हर स्थिति में। तो इससे अगर व्यक्ति पॉजिटिव रूप से अच्छा निकल गया, यानी पॉजिटिव रूप से अच्छा निकल गया, तो उसका विकास अच्छा होगा, उसमें वृद्धि अच्छी होगी। और क्या होगा, उसमें अगर उसने स्ट्रगल अच्छा किया तो वो एक सही रास्ते पे निकलेगा। अगर उसने नेगेटिव साइड में निकलता है तो उसमें क्या आएगा, नेगेटिव साइड में निकलते उसमें उसके अंदर दुश्चिंता आएगी। दुश्चिंता के साथ साथ उसमें क्या होगा, एक नेगेटिव एस्पेक्ट आएंगे, यानी चिंता आएगी, दुश्चिंता आएगी, और जो बुरी जो भग्नाशा आएगी, ये सारी स्थिति नेगेटिव साइड में होगी। यानी इसमें क्या होगा, अगर पॉजिटिव साइड में होता है विकास होगा, अच्छा भविष्य होगा। और इधर अगर निकल गया तो इसमें क्या आएगी, व्यक्ति के दुश्चिंता आएगी, भग्नाशा आएगी, यानी बुरे जो यानी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव जो पक्ष है वो इसमें आएंगे, और जो पॉजिटिव पक्ष है विकास होगा, अच्छा भविष्य होगा। उसके अलावा उसमें क्या है कि अच्छे संस्कार होंगे, सारे जो होंगे, यानी अच्छी जो बातें होगी, यानी होप पैदा होगी जीवन के प्रति, उनमें उद्देश्य होगा, जीवन के प्रति उनमें इच्छा शक्ति होगी, अगर ये पॉजिटिव निकलेगा। और अगर उस अवस्था से वो नेगेटिव निकला तो उस अवस्था में अगर नेगेटिव निकला तो वो दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएगा, और दूसरे से शंका करेगा, टेंशन होगी, दुश्चिंता होगी। तो ये इसकी स्थिति है। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको किसके से जानते हैं, पहचान के संकट से जानते हैं। अब इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी, इन्होंने जो अवस्थाएं दी जीवन में, इन्होंने दी 8 स्टेजेस दी। 8 स्टेजेस यानी 8 स्टेज, यानी 8 अवस्थाएं दी। कितनी दी इन्होंने, 8 अवस्थाएं इन्होंने दी। अब इन्होंने 8 अवस्थाएं कौन कौन सी दी, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा इसमें जो छोटा सा इनके बारे में है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इनको क्या क्या कहा जाता है। इन्होंने क्या कि फ्राइड का जो ईगो था उसको, है ना, फ्राइड यानी अहम भाव जो था उसको विकसित किया, तो इसलिए इन्हें ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। तो उसको भी हम लिख लेते हैं। इन्होंने क्या है, फ्राइड के अहम का विस्तार किया था। किसने, फ्राइड के अहम का विस्तार किया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नव फ्राइड भी कहा जाता है, इसलिए इनको नव फ्राइडवादी, इनको क्या कहते हैं, ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनको क्या कहता है, ईगो मनोविज्ञान भी कहा जाता है। और इनके जो सिद्धांत को, क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन को के बारे में बताया, तो इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, जीवन अवधि का सिद्धांत कहते हैं। जीवन अवधि का सिद्धांत, इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, जीवन अवधि का सिद्धांत कहते हैं। जीवन अवधि का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो एक प्रथा किसी एक पीढ़ी के लिए आवश्यक है, वो दूसरी पीढ़ी के लिए जरूर नहीं कि वो आवश्यक होगी। तो इन्होंने उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, अनुजात सिद्धांत कहते हैं। तो ये सामान्य रूप से था। और इन्होंने जो उद्योग करने, यानी इन्होंने जो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वयं की पहचान बनाना बताया। इन्होंने क्या बताया, जीवन का उद्देश्य,
स्वयं की पहचान बनाना इन्होंने बताया। क्या बताया इन्होंने? जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वयं की पहचान बनाना। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अब शुरुआत करते हैं हम इनके जो 8 स्टेजेस थी उनके बारे में। आपको मैं नॉर्मली मैं समझा दूंगा इसको कि इसमें मुख्य रूप से इन्होंने क्या बताया है। वैसे तो शुरू की जो स्टेजेस है उसी से प्रश्न बनता है, पर फिर आपको शुरू के जो 5 स्टेजेज है, 4 से 5 स्टेजेस, उससे प्रश्न बनता है, लेकिन मैं आपको पूरी स्टेजेस बताऊंगा। तो पहली जो स्टेज है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी जो एज है 0 से 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, कुछ 1.5 वर्ष भी लेते हैं या 2 वर्ष भी लेते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, अब देखो बच्चा कब है, 0 से 1.5 वर्ष है। 0 से 1.5 वर्ष जो बच्चा क्या कहते हैं, स्तनपान करता है। तो इन्होंने ये बताया कि इस समय जो है बच्चों में विश्वास बनाम अविश्वास दोनों में से एक स्थिति होती है। तो इन्होंने कैसे बताया, अब जैसे बच्चा जब छोटा होता है, 0 से 1.5 वर्ष का होता है, तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो क्या चाहता है कि मेरे साथ वाले मेरे से बड़े क्या करें, मेरी केयर करे, मेरे से मुझे लव करे, मुझे अफेक्शन करे, वो सारी वो एक अटेंशन चाहते हैं कि मेरी तरफ अटेंशन हो, मुझे ध्यान रखे, मेरा ध्यान रखें। तो वो सारी अगर होगी तो उसके मन में क्या आएगी, उनके मन में एक द्वंद्व पे जो बनाम में जो यानी एक जो वर्चू निकलेगा, एक मूल्य निकलेगा। वो क्या निकलेगा, अगर अच्छी तरह से उसकी केयर करी गई, उसे अच्छा प्यार किया गया, उसे अच्छा अफेक्शन किया गया, उसको अच्छा अटेंशन दिया गया, तो उसके मन में एक क्या निकलेगा, जीवन बहुत अच्छा है। तो जीवन के प्रति उनमें क्या जगेगी, एक आशा जगेगी। क्या जगेगी, एक आशा जगेगी। तो इसका जो वर्चू निकलता है यानी जो मूल्य निकलता है वो क्या होती है, आशा होता है। यानी अगर बच्चे को क्या दिया गया, लव दिया गया, केयर दिया गया, उसको अटेंशन दी गई, क्या की अटेंशन दी गई, और क्या अफेक्शन दिया गया, उसका ध्यान रखा गया, तो बच्चे में क्या होगी, एक आशा, जीवन के प्रति आशा जगेगी। तो जीवन बहुत सुंदर है, जीवन बहुत अच्छा है, उसके जीवन को जीने के उसमें और नई ऊर्जा होगी। यानी उसमें मूल्य कौन सा जगेगा, उसमें मूल्य जगेगा। अगर ये होगा तो उसमें मूल्य कौन सा जगेगा, यानी वर्चू जो कौन सा जगेगा, उसमें मूल्य जगेगा आशा यानी होप जगेगी, उसके जीवन के प्रति जो होप जगेगी। वो अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया, वो बच्चा जो है कहाँ पे भी बैठा है तो उसका ध्यान रख रहा है, भली वो एक तरफ बैठा है, भली वो पोटी कर रहा है, भली वो भूखा है, पर उसका ध्यान नहीं रखा गया। अगर वो रो रहा है तो भी उसका ध्यान नहीं रखा गया, तो उसमें क्या होगी, जीवन के प्रति एक निराशा पैदा होगी। तो उसमें क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, अगर आप विश्वास अगर उसको अच्छी तरह से रखोगे तो जीवन के प्रति उसमें मुख्य मूल्य जगेगा, एक आशा, होप जगेगी कि जीवन बहुत अच्छा है। अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे, केयर नहीं करोगे, लव नहीं करोगे, तो उसमें एक निराशा जगेगी, यानी जीवन के प्रति उसमें जो है एक निराशा पैदा हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है आत्मनिर्भर बनाम शंका लज्जा। इसमें बालक कितनी क्या उम्र होती है, 1.5 से 3 वर्ष, यानी 1.5 या 2 से 3 वर्ष होती है इसमें। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, 1.5 से 2 वर्ष यानी बालक थोड़ा सा चलने लग गया है, थोड़ा बैठने लग गया है। तो उसमें क्या होगा, बच्चा क्या कहता है, आत्मनिर्भर। अब इस उम्र में जब 1.5 से 3 वर्ष का जब बच्चा होता है तो थोड़ा अपना आपको आत्मनिर्भर समझने लग जाता है, यानी खुद के काम वो समझता है कि खुद के काम मैं कर सकता हूँ। इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, उसमें बच्चे का ध्यान कैसे रखना चाहिए। इसमें बच्चे को कोई छोटा मोटा अगर वो कार्य कर रहा है, जैसे अगर वो खाना खुद खा रहा है थोड़ा खुद के हाथों से, तो उसे खाने देना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर वो कोई काम छोटा सा कोई काम कर रहा है तो उसे कोई खुद कार्य करना चाहिए। अगर वो थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है तो उसे चलने दिया जाना चाहिए।
तो उससे क्या है, उसके जीवन में एक क्या होगी, अगर उससे थोड़ा सी उससे खुली छूट देंगे, नहीं उससे थोड़ी सी छूट देनी हो, अगर वो थोड़ी सी छूट देने से उससे क्या होगी, उससे जीवन के प्रति उसमें एक उसके मतलब आत्मनिर्भर बनने की एक इच्छा शक्ति जागृत होगी कि मैं किसी इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, इस कार्य को मैं उस किसी कार्य को करने की उसमें इच्छा शक्ति जागृत होगी। तो इस अगर अच्छी तरह से उसमें ये कार्य करने दिया, उसे थोड़ी सी छूट दी गई, उसे अगर वो खाना खा रहा है तो उसे थोड़ा सा खुद खाने दिया, अगर उसे बात बात पर डांटा नहीं तो वो क्या होगा, बात बात पर अगर वो थोड़ा सा ढोल भी दे तो उसको नहीं डांटा, तो उससे उसके मन में उसके मूल्य क्या जागृत होगा, आगे भविष्य के लिए उसमें एक इच्छा शक्ति जागृत होगी, किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी कार्य करने के लिए एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। और अगर उसे डांटा गया बात बात पर, उसे छूट नहीं दी गई, उसे अपन खुद खिला रहे हैं ज़बरदस्ती, अगर वो नहीं भी खाना चाह रहा है, अगर वो हमेशा उसको क्या है कि नहीं मैं तुझे खिलाऊंगी, तो उससे क्या वो होगा, शंका लग जाए, वो अपने आप पे शंका लज्जा करने लग जाता है कि क्या मैं कोई कार्य कर नहीं सकता हूँ। तो उसके प्रति भविष्य में क्या होगा कि यार किसी कार्य को मैं शायद नहीं कर सकता हूँ, इस चक्कर में मुझे हमारे घर वाले मेरा ध्यान रख इस चक्कर में मेरे घर वाले मुझे खाना खिलाते हैं, मुझे मतलब मैं वो कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो ये हुआ, यानी इसमें क्या होगी, बच्चे को क्या होगी, छूट दिया जाए, खाना खुद खाने दिया जाए पानी खुद पीने दिया जाए, ध्यान रखे उसका, मतलब उसका ध्यान रखे, पर उसे कोई कार्य करने के लिए यानी उससे एक आत्मनिर्भर बनने की तरफ उसे अग्रसित करे। तो उसमें एक मूल्य कौन सा होगा, यानी बनाम, तो ये मूल्य कौन सा होगा, इसमें मूल्य कौन सा जागृत होगा, उसमें मूल्य जागृत होगा किसमें, इच्छा शक्ति का, इच्छा शक्ति का। अब इच्छा शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक मिनट, इच्छा शक्ति को कहते हैं उसमें एक विल जागृत होगी, कि किसी कार्य को करने के लिए एक विल जागृत होगी। तो ये दूसरा पॉइंट, दूसरी स्टेज थी। अब तीसरी स्टेज आपको बताता हूँ। तीसरी स्टेज जो है पहल बनाम अपराध बोध या हीनता। तीसरी कौन सी है, पहल बनाम अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध, जो कि 3 से 5 या 6 वर्ष होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, बच्चा है, इसमें क्या होगा, बच्चा किसी कार्य करने के लिए पहल करेगा, किसी भी कार्य करने के लिए पहल करेगा। पहल मतलब अगर वो कोई कार्य यानी किसी को कोई घर में मेहमान आए, तो अगर वो घर में मेहमान आए तो वो 3 से 6 साल का बच्चा, 5 से 6 साल का बच्चा उनके लिए पानी लाएगा, यानी वो कोई कार्य करने के लिए पहल करेगा। या वो खेलने जा रहा है तो उसको खेलने दो, अगर वो खेलना है तो किसी कार्य को लिए पहल करेगा। कोई अगर वो रंग भर रहा है, अगर उसके रंग से बाहर निकल जाए तो भी भरने दो, अगर वो खेलने जाए तो उसके लग जाए तो भी उसे खेलने जाने दो। इससे क्या होगा, बालक में है किसी भी कार्य में उद्देश्य निर्धारित करने की शक्ति मिलेगी। मान लो, कहने का मतलब ये है कि कोई मेहमान आए तो अगर उसे वो पानी भर के लाता है, पानी पिलाता है, तो उसमें वो पानी भरने, अगर वो थोड़ा सा पानी डुल रहा है तो डुलने दो, उसे डांटो मत। नहीं डांटने से क्या होगा, उसके जीवन में उसके लिए उद्देश्य होगा कि इस कार्य को मैं उद्देश्य बनाता हूँ कि उन्हें पानी पिलाना है, तो वो पानी पिलाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेगा, 1 बार डुलेगा, 2 बार डुलेगा, धीरे धीरे वो उस कार्य में परफेक्शनिस्ट बनेगा, धीरे धीरे उसमें कार्य में अच्छा होता जाएगा। उससे उसके मन में उसके मूल्य क्या, भविष्य के लिए क्या मूल्य यानी क्या वर्चू उसमें जागृत होगा, उसमें भविष्य के लिए उसमें वर्चू जो जागृत होगा, उद्देश्य, किसी भी कार्य करने के लिए वो एक उद्देश्य निर्धारित करेगा। अगर उसमें उसको बार बार बात पे, छोटी छोटी बात पर डांटा दिया जाए तो वो क्या होगा, अपराध बोध, यानी वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ जाएगा कि नहीं मेरे घर वाले तो कोई कार्य करने नहीं देते हैं, यानी उसमें एक हीन भावना आएगी। क्या आएगी, हीन भावना आएगी। तो इसमें क्या है, यानी उसको क्या करने दो, खेलने दो। इसमें क्या कहने का मतलब ये है, कार्य को करने दो, डांटो मत। क्या करो, डांटो मत।
जैसे कार्य कौन कौन से हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे खेलने दो, अगर लग जाए तो डांटो मत। जैसे खिलौने खिलौने जोड़ने दो, सजाने दो, घर का छोटा कार्य करने दो। तो अगर ये कार्य करेगा तो उसमें क्या होगी, एक पहल बनाम होगी, यानी पहल होगी। तो उसमें क्या होगा, एक उद्देश्य जागृत, यानी एक वर्चू जागृत होगा। एक वर्चू यानी मूल्य, एक मूल्य जागृत होगा। कौन सा होगा, उद्देश्य। क्या होगा, उद्देश्य। जीवन के प्रति उसमें एक उद्देश्य निर्धारित करना सीख जाएगा। अगर वो कार्य नहीं करने दिया तो उसमें एक अपराध भाव, एक हीन भावना हो जाएगी, मुझे मेरे कार्य वाले कार्य नहीं करने देते, छोटे से कार्य गलत हो जाने पर मुझे डांटते हैं। तो घर वालों के प्रति, भविष्य के प्रति उसमें एक हीन भावना यानी गलत भावना पैदा होगी। अब फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ है उद्योग बनाम हीनता, जो क्या होगी 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष। अब इसमें क्या होगा, आपको मालूम होगा कि 5 से 6 वर्ष का बालक क्या है, स्कूल जाने लग जाता। अब स्कूल जाने लग गया बालक, तो बालक क्या, उसमें उसे क्या करने दो, उसे अलग अलग जो विद्यालय के जो कार्य है, प्रतियोगिता है, अलग अलग जो प्रतियोगिता उसमें पार्टिसिपेट करने दो। यानी कोई खेल का कार्य है, यानी कोई स्पोर्ट्स का कार्य है तो उसमें पार्टिसिपेट करने दो, कोई लेखन का कार्य तो उसमें निबंध प्रतियोगिता है, या कोई भी कार्य तो उसमें पार्टिसिपेट करने दो। कोई वहाँ का जो कोई कार्य हो, कौन सा भी छोटा मोटा, कोई लेखन का हो या कोई पिकनिक का कार्य हो या किसी प्रतियोगिता का कार्य हो, तो उसे उस कार्य में पार्टिसिपेट करने दो। जिससे क्या कि उसमें एक, जिससे वो अगर वो कार्य पूरा कर लेगा तो उसके मन में एक सामर्थ्यता जागेगी। सामर्थ्यता यानी उसके मन में एक जो क्षमता जागेगी कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, यानी उस कार्य को करने की उसमें सामर्थ्यता आ जाएगी। यानी कहने का मतलब, अगर हम किसी दौड़ में पार्टिसिपेट लेते हैं तो एक बार दौड़ नहीं पूरी होगी, 2 बार नहीं होगी, अगर 4-5 बार करने पर वो दौड़ पूरी होने लगी तो उसमें एक सामर्थ्य पैदा हो जाएगा उस शरीर में, उसमें कि इस कार्य को भी, इस दौड़ को मैं आराम से पार कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा तो वो सामर्थ्यता उसमें हो जाएगी। वो अगर वो कार्य नहीं करने दिया तो उसमें हीनता भावना हो जाएगी, यार इस कार्य को तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे, इसी एलिमेंट्री स्कूल एज यानी प्राइमरी स्कूल एज, प्राइमरी स्कूल एज कहेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो प्रतियोगिता जो होगी, प्रतियोगिता में भाग लेने दो यानी पार्टिसिपेट करने दो। स्पोर्ट्स में भाग लेने दो। कोई निबंध प्रतियोगिता है, निबंध लेखन में, कोई पेंटिंग प्रतियोगिता है, कोई ड्राइंग प्रतियोगिता है, तो इन सब में इनको भाग लेने दो। अगर फिर वो है ना उस कार्य को कर लेगा तो धीरे धीरे कर ही लेगा, धीरे धीरे अगर कोशिश करेगा तो कार्य कर लेगा, तो उसमें भविष्य के प्रति उसमें क्या होगी, एक कौन सा वर्चू जागृत होगा, उसमें कौन सा मूल्य जागृत होगा भविष्य के प्रति, सामर्थ्यता। यानी उसमें ये एक सामर्थ्यता जागृत होगी कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, इस कार्य को करने के लिए मैं समर्थ हूँ, यानी इस कार्य को मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अगर नहीं करने दिया तो उसमें बलहीनता होगी, इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो ये इसमें सामर्थ्यता जागृत होगी। जो उद्योग की जो उम्र है वो भी यही है। इसको उद्योग या परिश्रम भी कहते हैं, परिश्रम बनाम हीनता। क्या होगी, परिश्रम बनाम हीनता। अब अगला आप हम देखते हैं, फोर्थ हो गया है, फिफ्थ देखते हैं।
पहचान बनाम भ्रांति। कौन सा है? पहचान बनाम भ्रांति, 12 से 18 वर्ष। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? बच्चा कब होगा? ये क्या 12 से 18 वर्ष। तो इस समय क्या होगा? इस समय इसमें करियर की टेंशन होगी, घर की टेंशन होगी, अपने भविष्य की टेंशन होगी, और क्या होगी? उसमें हार्मोनल चेंजेस होती है, क्योंकि ये किशोरावस्था की स्थिति है। उसमें जो विषम लिंग आकर्षण बढ़ेगा। तो इसमें क्या कि एक तूफान, जैसे स्टेनले ने कहा कि किशोरावस्था क्या है? संघर्ष तूफान की अवस्था है। तो इसमें क्या अलग अलग उसमें तूफान हो गए। तो इसमें क्या होगा? बच्चा जो है अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा, किसी भी कार्य को गुड गर्ल, मतलब एक किसी भी कार्य को करने के लिए, मतलब खुद को अच्छा बताने के लिए कार्य करने की कोशिश करेगा। तो उसमें क्या होगी? एक पहचान बनाने की कोशिश करेगा। और अगर वो कार्य को नहीं कर पाएगा या उसे कार्य नहीं करने दिया जाए, तो उसमें एक भ्रांति पैदा होगी कि यार इस कार्य को मैं नहीं कर सकता हूँ, इस कार्य को मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होगी? इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों को क्या होगा? उसमें क्या होगी? किसकी? करियर टेंशन होगी, करियर टेंशन, हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होगी। तो इसमें क्या होगी? अगर उसे ये कार्य करने दिया जाए तो इसमें क्या होगी? इसमें वर्चू क्या होगा या मूल्य क्या इसमें जागृत होगा कि अगर वो कार्य करने दिया जाए तो इसमें क्या मूल्य जागृत होगा? इसमें जो मूल्य जागृत होगा वो होगा कि ये उस कार्य को कर सकता है, उस कार्य को कर सकता है। तो उसमें क्या एक कर्तव्य निष्ठा आएगी, यानी उस कार्य को करने के लिए वो कर्तव्य निष्ठ हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो ज़रूरी काम आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका था। तो अब जो है कौन सा चल रहा था? ये 5वां, पहचान बनाम भ्रांति। अब इसमें क्या होगा? इसमें बच्चा को कब क्या होगा? 12 से 18 साल का होगा। अब 12 से 18 साल का जब बालक होता है, आपको मालूम है 12 से 18 को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। इस किशोरावस्था में क्या होता है? बालक अपनी पहचान बनाता है, यानी वो चाहता है कि दूसरे उसे देखे, दूसरे उसे उसकी पहचान करे, दूसरे तो वो नए नए काम, अपने जो घर के काम या अपने समाज के काम में वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाता है। उसके साथ ही उसमें क्या होता है? करियर का टेंशन होता है। आपको मालूम है जब लगभग 10th क्लास में होता है किशोरावस्था के आसपास, तो उसमें अलग अलग करियर चूज़ करने का उसमें ऑप्शन होता है। 10th 12th क्लास में होता है, इस 12 से 18 साल की उम्र में। अब क्या हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसमें उसको स्टेनले ने क्या कहा? इसे संघर्ष तूफान की अवस्था का, यानी इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इसमें जो विषम लिंगी के प्रति आकर्षण अलग अलग इसमें होता है। अगर इसमें जो बालक है अगर सही रास्ते पर चले, किस पर? अगर बच्चे इस पर अगर बालक अगर सही रास्ते पर चले और अपनी अच्छी पहचान बनाए, तो उसमें एक वर्चू यानी क्या उसमें भविष्य के प्रति जो क्या जागृत होगी, यानी एक मूल्य क्या जागृत होगा? वो होगा कर्तव्य निष्ठा। क्या होगी? कर्तव्य निष्ठा, यानी किसी भी कार्य के प्रति उसमें निष्ठावान होता है ना, किसी भी कार्य में जो वो लीन हो जाता है, यानी उस कार्य को बहुत अच्छा करके ही छोड़ेगा, किसी भी कार्य को उस कार्य को बिल्कुल संपूर्ण करके ही छोड़ेगा। तो उस कार्य को क्या कहते हैं? कर्तव्य निष्ठा उसमें पैदा होती है। और अगर वो भ्रांति हो जाती है, यानी वो उस कार्य की टेंशन होती है, तो वो इधर उधर घूमने लग जाता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, या उसी किसी भी कार्य को सही नहीं कर पाता, तो उसमें एक भ्रांति, उसमें एक शक पैदा होगा, उसमें एक अपना आप पे पहचान की भ्रांति होगी कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता। ये इसमें मुख्य रूप से होता है। तो इसमें इसका मूल्य क्या होगा? वर्चू मूल्य क्या होगा? कर्तव्य निष्ठा इसमें होगी। तो अगला अपन चलते हैं 6th पॉइंट में। 6th पॉइंट कौन सा है? अब क्या है 6th पॉइंट? 6th क्या है? घनिष्ठता बनाम यानी वर्सेस घनिष्ठता बनाम अलगाव या एकाकीपन। अब क्या होगा इसमें? ये कौन सी उम्र है? ये है 18 से 35 वर्ष। अब इसमें क्या होगा? इन्होंने इसमें बताया कि इसमें क्या होगा? इसमें बालक क्या होगा? इसमें जो मनुष्य है, 2 चीज़ें मुख्य रूप से ज़्यादा होती है। एक तो होता है क्या होता है? एक तो होता है प्यार और एक होता है करियर।
तो इसमें बालक क्या करेगा, आपको मालूम होता है इसमें बालक क्या करेगा, बालक किस तरफ जाएगा, बालक इस तरफ क्या होगा, इस तरफ बालक जो विषम लिंगी आकर्षण वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या वो एक घनिष्ठता यानी वो अपने दोस्तों को अच्छे दोस्त बनाएगा, वो अच्छे दोस्त बनाएगा। और क्या कि जो प्यार जो है यानी विषम लिंगी के प्रति जो आकर्षण है और प्यार जो है उसके प्रति वो उसकी तरफ जाएगा और उसकी तरफ जाएगा। और करियर की उसको करियर की वो उसकी करियर की उसको टेंशन कैसे कैसे उसको करियर को आगे बढ़ाए, कैसे वो अच्छे से अच्छा करियर अपना बनाए, तो उसकी तरफ उसका रुझान होता है। तो इसमें क्या जागृत होती है, उसमें जो वर्चू जागृत होता है वो यानी जो वर्चू जागृत होता है इसमें वर्चू यानी मूल्य जो जागृत होता है वो क्या होता है, प्यार। क्या होता है, क्या होता है इसमें वर्चू प्यार होता है। इसमें क्या होता है, बालक घनिष्ठता यानी घनिष्ठ संबंध बनाएगा। घनिष्ठ संबंध कौन सा बनाएगा, एक तो प्यार यानी किसी से प्रेम करेगा या किसी अपने मतलब अपने दोस्तों से। उसके अलावा जो होगा अपने क्या होगा, अपने जो जीवन साथी उसके साथ विषम लिंगी के साथ प्यार करेगा। तो प्यार इसमें घनिष्ठ मतलब उच्च सीमा पर होता है। और क्या होता है, करियर की उसमें करियर को ज़्यादा से ज़्यादा करियर पे ध्यान देगा। तो इसमें क्या होगा, दो मुख्य चीज़ होती है। तो उसमें अगर वो अच्छे से इन पर कंट्रोल कर पाया, अच्छे से उसका विकास हुआ इन रास्तों में, तो उसको क्या होगी, उसमें जो मूल्य जो जागृत होगा वो क्या होगा, प्यार होगा। अगर उसको प्यार नहीं मिला, उसको करियर सही नहीं मिला, तो वो क्या होगा, उसमें क्या जागृत होगा, उसमें क्या होगा, एकाकीपन यानी वो अकेला होएगा। उसमें दुश्चिंता, उसमें भग्नाशा दुश्चिंता, उसमें चिंता जो उसमें जागृत होगी। किसमें, इसमें। 6 पॉइंट हो गया। आप 7वां पॉइंट देखते हैं। मुख्य रूप से जो है 5 पॉइंट तक ही होता है, जो कि 18 वर्ष तक होता है। ये जो है वो तो मैं एक्स्ट्रा पूरा बता रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से उसको ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इस पर थोड़ी सी नज़र रख लेना। अब जो पॉइंट है 6 पॉइंट जो है, सिक्स पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट जो है वो है सृजनात्मकता या प्रजनन बनाम स्थिरता। क्या होगी, स्थिरता। अब ये कितने वर्ष तक होती है, ये होती है 35 से 65 वर्ष तक। 65 वर्ष। अब इसमें क्या होगा, अब बालक जब 35 से 65 वर्ष के वृद्धि होगा, तो उसमें क्या होगा, एक तो करियर को कैसे बढ़ाए, करियर को कैसे बढ़ाए उसके बारे में, यानी करियर को कैसे बढ़ाए उसके बारे में उसके मन में आगे जो उनके मन में सोच आएगी, कैसे करियर को कैसे बढ़ाए वो आएगा। एक तो उसके मन में ये सोच आएगी, और दूसरा क्या होगी, उसको जो है अब वो जिम्मेदारियों का पालन करने लग जाएगा। यानी अपने जो बच्चे हैं, अपने जो बच्चे उनके हुए हैं, तो उनका कैसे देखभाल करें, उनकी जिम्मेदारी लेगा। यानी जिम्मेदारी, देखभाल उनके भी आगे भविष्य की उसमें टेंशन, मतलब भविष्य की चिंता करेगा। तो और अगर वो स्थिरता होगी, यानी या तो वो ये करेगा, अगर वो सही रास्ते पर चला, अगर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, तो ये चलेगा। और नेगेटिव एस्पेक्ट जो होगा स्थिरता, यानी उसमें अब वो जो होगा वो एक स्थिरता की तरफ आ जाएगा। यानी उसमें जीवन पे उसको सोचेगा कि जीवन मतलब मैं उसके पास कोई कार्य करने के लिए नहीं रहेगा, कि उसने वो सोचेगा कि मेरे इतना ना करियर पर ध्यान दिया, ना प्यार पर ध्यान दिया, ना शादी पे इन पर ध्यान दिया। तो वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो क्या आएगी, स्थिरता आ जाएगी, उसके स्थिरता आ जाएगी। अब स्थिरता आ जाएगी तो अब इसमें क्या वर्चू डेवलप होगा, तो जो वर्चू डेवलप होगा इसमें वो होगी देखभाल। क्या होगी, जो वर्चू डेवलप होगा वो क्या होगा, देखभाल।
अब देखभाल आपको मैंने पहले बता दिया कि इसमें क्या होगा, बच्चे, इसमें क्या होगा, बाल जो मनुष्य है वो क्या अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी बीवी की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेगा, देखभाल की तरफ देखभाल की तरफ जाएगा। तो वो क्या है, देखभाल की तरफ वो जाएगा, उनकी अच्छी तरह से उनका ख्याल रखेगा, उनकी हर उनकी जो ख्वाहिश, जो ज़रूरत है उनकी पूरी करने की कोशिश करेगा। अब 8th पॉइंट जो है वो है संपूर्णता बनाम हताशा या निराशा। ये कब, 65 के बाद, 65 के बाद। अब इसमें क्या होगा 65 के बाद, अब इसमें जो होगा संपूर्णता बनाम हताशा, इसमें अब जो बालक जो वो है वो वृद्ध हो गया है, यानी वो जीवन के आखिरी पड़ाव की तरफ चल गया है। वो जो बहुत सारे मनुष्य संन्यास की तरफ होते हैं, वो इस तरफ होते हैं, रिटायरमेंट की तरफ। तो इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति सोचेगा कि मैंने पूरे जीवन में क्या किया है। अगर उसने अच्छी तरह से अपने कार्य को पूरा किया, अच्छा अपने करियर को अच्छा किया, अपने प्यार को में ध्यान दिया है, अपने करियर में ध्यान दिया है, अपने जो रिश्तों में ध्यान दिया है, अपने जो परिवार है उस पर ध्यान दिया है, तो उसमें क्या होगी, एक जो होगी उसमें संपूर्णता आएगी, यानी उसमें गर्व आएगा, उसमें एक परिपक्वता आएगी, उसमें एक खुशी होगी, उसमें एक संतुष्टि होगी। ये सभी उसमें आएगी, क्या कि वो संपूर्ण कार्य अपने जीवन को अच्छे से उसने व्यतीत करा। अगर उसने अच्छे से व्यतीत नहीं किया, यानी उसके करियर को भी उसने सही ध्यान नहीं दिया, ऐसे ज़िंदगी निकाल दी, ना प्यार पे ध्यान दिया, ना उसने ज़िंदगी पर यानी परिवार पर ध्यान दिया, कि ना उन्होंने करियर पर ध्यान दिया, तो उसमें क्या एक निराशा या हताशा होगी कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया है। तो उसमें एक निराशा हताशा होगी। यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट तो क्या है, उसमें गर्व, परिपक्वता, खुशी, संतुष्टि आएगी कि जीवन के प्रति मैंने अच्छे तरह से मेरे जीवन को व्यतीत किया, अच्छे से मैंने जीवन को अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, सब कार्यों को अच्छे तरह से व्यतीत किया, जीवन को अच्छे तरह से व्यतीत किया। अगर उसने नेगेटिव एस्पेक्ट किया है कि उसने अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, ना करियर पर ध्यान दिया, ना प्यार में, ना परिवार पर, किसी पर ध्यान नहीं दिया, अच्छे से जीवन को व्यतीत नहीं किया, तो इस पर क्या होगी, इसमें जो वर्चू डेवलप होगा वो क्या होगा, मूल्य, वो होगा परिपक्वता। यानी वो अपने आप को अच्छा परिपक्व महसूस करेगा। तो ये सामान्य रूप से 8 सिद्धांत कितने थे, 8 जो स्टेजेस थी इसकी, कितनी, जो इरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस थी। इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, अनुजात सिद्धांत, वो एक लाइन का ही है, तो आपको मैं समझा देता हूँ। तो इन्होंने बताया जो प्रथा, एक पीढ़ी, यानी जो कोई भी प्रथा होती है, हमारा अलग अलग जो प्रथाएं होती है, वो अगर एक पीढ़ी के लिए सही अच्छी है, तो वो ज़रूर नहीं कि दूसरी पीढ़ी के लिए उपयुक्त हो। यानी जो एक प्रथा है, यानी एक जो रूल है, कोई भी एक रूल है, एक प्रथा है, वो एक पीढ़ी के लिए अगर उपयुक्त है, तो ज़रूर नहीं कि वो दूसरी पीढ़ी के लिए भी उपयुक्त रहे, यानी वो दूसरी पीढ़ी के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। तो कहने का मतलब उन्होंने बताया कि कोई भी, जिससे कहने का मतलब है कि क्या उपयुक्त है एक पीढ़ी के लिए, यानी आप जो जिस पीढ़ी में हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है, तो दूसरी पीढ़ी के लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो इससे कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने, अनुजात सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने, अनुजात सिद्धांत। क्या बताया इन्होंने, एक प्रथा जो एक पीढ़ी के लिए उपयुक्त है, वो वह दूसरी पीढ़ी के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। वो दूसरी पीढ़ी के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। यानी एक प्रथा जो एक पीढ़ी के लिए उपयुक्त है, वह दूसरी पीढ़ी के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। यानी कोई भी कार्य है जो आप एक ज़िंदगी, यानी जैसे हमारी ज़िंदगी
जो हमारे लिए उपयुक्त है वो आगने वाली पीढ़ी के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। तो वो ये उन्होंने ये मुख्य रूप से ये बताया। तो मुख्य रूप से इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, कौन सा, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कौन सा चैनल, AK लर्निंग वर्ल्ड को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, जिससे आपको आपके साथ वालों को भी मदद हो सके और इस चैनल को भी ग्रो होने में, यानी विकसित होने, ग्रो होने में इसको मदद हो सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू AK लर्निंग वर्ल्ड।